अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक 14.2 जिसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले इस टॉपिक को समझ लें कि इसके अंदर होगा क्या। हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने फोर्स देखनी है एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे जिसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। याद रखें, एक वो मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट पास करने की वजह से जनरेट हो रही है। ये वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी या इसको आप कह लें कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कह लें। ठीक है, एक पहले से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसके अंदर हम अपना कंडक्टर रखेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे। ठीक है, यानी कि जिसमें से करंट पास कर रहा होगा और फिर उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी उसको हमने देखना है। ठीक है, तो अब ये किस तरह से होता है, कंडक्टर के ऊपर फोर्स क्यों लगती है, ये क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है, वो हम देखते हैं इस टॉपिक में। तो देखिए, ये फिगर आपको नज़र आ रही है, ये कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, आप समझ लें ये रॉड है, एक रॉड टाइप का कंडक्टर है कॉपर का, जिसको हमने इन रेल्स के ऊपर रखा हुआ है। ये रेल्स भी कॉपर की हैं। ठीक है, अच्छा, इन रेल्स के ऊपर रखा है तो आप देख रहे हैं इनके बीच में कनेक्शन है। ये इधर इसके साथ इसके ऊपर रखा हुआ है तो यहाँ पे एक कनेक्शन बन रहा है और इसके ऊपर रखा है, यहाँ पे एक कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, तो एक रॉड है, कॉपर का रॉड है, कंडक्टिंग रॉड होगा, यानी कि इसमें से करंट पास कर सकेगा, जिसको हमने कॉपर की रेल्स के ऊपर रखा है। कॉपर कंडक्टर होता है ना इसमें, इसलिए रेल्स में से भी करंट पास कर सकता है और रॉड में से भी। ठीक है, इस सारी अरेंजमेंट को हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। ठीक है, और ये जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हॉर्स शू मैग्नेट होता है, उसके थ्रू हमने अप्लाई करवाई है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है कि ये वर्टिकली अपवर्ड है। देखिए, ये आपको डायरेक्शन नजर आ रही होगी, ये एरोज बने हुए हैं जिसके ऊपर बी लिखा है। बी एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस सारी असेंबली को हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जो वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, और अगर आप नोट करें तो ये जो अभी ठीक है, अभी हम करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे, फिर मैं आपको एंगल बताऊंगी। वर्टिकली अपवर्ड या परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने अपने रॉड और रेल्स वाली असेंबली को रख दिया है। फिर हम क्या करते हैं, इन रेल्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करवाते हैं। कि पॉजिटिव नेगेटिव बना नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअली बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो वो आप साइन बनाते हैं ना लाइंस के साथ, बेशक वो बना दें, एक ही बात है। ठीक है, जैसे ही हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट पास करना शुरू करेगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से करंट जाएगा रॉड में से, फिर दूसरे रेल में, और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की, क्या हुआ कि इस सर्किट में से ये जो लूप सा बन गया है, इसमें से करंट पास करेगा। अब करंट पास करेगा तो ऑब्वियसली इस रॉड के अंदर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, अब एक मैग्नेटिक फील्ड वो वाली है जो करंट पास करने की वजह से पैदा हो रही है, और एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो हमने खुद से अप्लाई की हुई है, जो वर्टिकली अपवर्ड है। तो क्या होता है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड की सुपरपोजिशन होती है। ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की सुपरपोजिशन होती है। आपने वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ी होगी ना। क्या होता था, एक क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट लाई करता था तो एक बड़े क्रस्ट वाली वेव बन जाती थी। क्रस्ट के ऊपर ट्रफ लाई करता था तो कैंसिलेशन हो जाती थी और वेव खत्म हो जाती थी। ठीक है, यही काम इधर भी होगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक वो जो करंट पास करने की वजह से पैदा हो रही है, एक वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब इन दोनों की सुपरपोजिशन होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि या तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को एनहांस करेंगी या तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। ठीक है, वो कैंसिलेशन कब होती है, एनहांसमेंट कब होती है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसकी मर्जिंग, इन दो फील्ड्स की मर्जिंग की वजह से क्या होता है कि जब मर्ज होती हैं ये दोनों फील्ड्स, इनकी सुपरपोजिशन होती है, तो अगर तो आपके पास कोई नेट फील्ड आ रही होती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो इस कंडक्टर के ऊपर, ये जो रॉड है इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होती है। ये जो एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है इसमें आपको एक रेड एरो दिखाया गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एफ।
ये देखिए, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो असेंबली हमें दिखाई गई है इस एक्सपेरिमेंट की, इसमें इस रॉड के ऊपर इस साइड पे, राइट साइड पर एक फोर्स लग रही है, ठीक है। इस फोर्स को अब हमने देखना है कि ये क्या होगी, कैसे होगी, और कब फोर्स लगेगी, कब नहीं लगेगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब फोर्स लगेगी इस रॉड के ऊपर तो क्या होगा, इस फोर्स की वजह से ये रॉड राइट साइड पर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। और एक और चीज आप इस फिगर से नोट कर रहे हैं कि ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है, it is at right angle to the plane which contains the rod and the direction of the magnetic field। तो अगर आप नोट करें, रॉड ये है ना, जो करंट की डायरेक्शन होती है ना, वही डायरेक्शन हम रॉड की लेते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा वही डायरेक्शन हम रॉड की लेंगे। तो अगर आप नोट करें तो इस तरह से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, इस तरह, फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर इस डायरेक्शन में यानी रॉड के डायरेक्शन में और फोर्स के बीच में देखें तो क्या एंगल है, राइट साइड पर मूव कर रहा है ना, तो 90 का एंगल बन रहा है। इसी तरह ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसमें और फोर्स की डायरेक्शन में देखें एंगल क्या बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है। तो ये लिखा हुआ है कि जो फोर्स होगी इट विल ऑलवेज बी एट राइट एंगल टू द प्लेन which contains the rod and the direction of the magnetic field, ठीक है। तो रॉड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की जो है ये राइट एंगल पर एक्ट करती होगी, करेगी फोर्स, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो हम देखते हैं। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं जिसको हमने चेक करके ये सारे रिजल्ट निकाले हैं कि किन किन फैक्टर्स पे इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फोर्स जो है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन एल्फा के, साइन एल्फा के। अब ये एल्फा क्या है, एल्फा इज द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द फील्ड, ठीक है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द फील्ड। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर की डायरेक्शन है इस तरह, ठीक है, यहां से यहां। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें क्या है, राइट एंगल पे है। तो कंडक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो साइन एल्फा साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो ये जो फिगर है इसके अकॉर्डिंग एल्फा की वैल्यू जो है वो 90 है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये 90 हो, आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक डिफरेंट एंगल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट की जो फिगर में दिखाया गया है, तो उसमें एंगल जो है वो 90 का है, राइट। सो अल्फा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड द फील्ड, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमारे पास एक और रिजल्ट निकलता है, the force is zero if the rod is placed parallel to the field and is maximum when the conductor is placed at right angle to the field। राइट एंगल पे तो ये रखा हुआ है ना, परपेंडिकुलर या राइट एंगल एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये रखा हुआ है, आप देख रहे हैं साइन अल्फा की वैल्यू 1 आएगी तो आपकी फोर्स का आंसर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि जो बी फील्ड है ये कंडक्टर की डायरेक्शन में ही हमने लगा दिया, इसके पैरेलल है, तो क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगी तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी और साइन अल्फा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि फोर्स का आंसर मिनिमम आएगा। तो यही रिजल्ट लिखा हुआ है कि if the rod is parallel to the field is minimum, sorry, the force is minimum or 0, and if the rod is perpendicular to the external magnetic field then the force will be maximum, right। ये जो है ये पहला फैक्टर था जिसके ऊपर हमारी फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड कर रही है, ठीक है। नंबर टू क्या है, जो करंट आप पास करवा रहे हैं कंडक्टर में, फोर्स का मैग्नीट्यूड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
ठीक है, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। थर्ड फैक्टर, जो लेंथ है रॉड की, जो रॉड मूव करवाएंगे ना आप, उस रॉड की जितनी लेंथ होगी फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, तो उतनी ही जो है उसके ऊपर फोर्स भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, और एक बात और, आप फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा रॉड ले रहे हैं, लेकिन उस रॉड का थोड़ा पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो जो पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा ना वो कंसिडर होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, फोर्थ फैक्टर, जितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जितनी स्ट्रांग होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा फोर्स भी होगी। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ये जो B है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपकी फोर्स डिपेंड करेगी। इन फैक्टर्स को कंबाइन कर लें तो कंबाइन करके आता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I L B साइन अल्फा। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करें, इक्वालिटी में चेंज करें, साथ एक कांस्टेंट आएगा K। ठीक है, जब हम इन सारे फैक्टर्स को यानी कि I को, L को, B को साइंटिफिक यूनिट में लेते हैं, सॉरी SI यूनिट्स में लेते हैं, तो K की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाती है, F इक्वल्स टू I L B साइन अल्फा। ठीक है, अब हमने ये जो इक्वेशन डिराइव की है F इक्वल्स टू I L B साइन अल्फा, हम इस इक्वेशन से बी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसकी प्रॉपर डेफ है। वैसे तो आपको पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, मगर इसको प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में आई की वैल्यू 1 एम्पेयर कर देते हैं, एल की वैल्यू 1 मीटर कर देते हैं, और अल्फा जो है वो 90 डिग्री कर देते हैं। तो क्या आ जाता है, देखिए अल्फा जब 90 डिग्री होगा तो साइन 90 1, आई भी 1 है, एल भी 1 है, तो F इक्वल्स टू बी आ जाता है आपके पास। इसका क्या मतलब है कि बी किसके बराबर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ गया, फोर्स के ऊपर। कौन सी फोर्स के ऊपर, जो 1 मीटर रॉड पर लग रही है, जब उसमें से 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है और आपने वो फील्ड उसके परपेंडिकुलर अप्लाई की हुई है। ठीक है, सो बी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, the force acting on 1 meter length of the conductor placed at right angle to the magnetic field when 1 ampere current is passing through it। ठीक है, तो वही जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वही बुक में भी लिखी हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हैं या मैग्नेटिक इंडक्शन आप कह सकते हैं कि वो फोर्स है जो 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर पर एक्ट करती है when 1 ampere current passes through it and it is placed perpendicular to that to the applied magnetic field। ठीक है, ओके, तो B की अगर आप यूनिट निकालना चाहिए इस इक्वेशन से तो क्या निकलेंगे, देखिए फोर्स का यूनिट है न्यूटन, करंट का एम्पेयर और लेंथ का मीटर, तो क्या आ जाता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और इसको हम टेस्ला का नाम देते हैं। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ B यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला व्हिच इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 टेस्ला बताएं तो क्या होगा, तो होगा 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, सो a magnetic field is said to have a strength of 1 Tesla if it exerts a force of 1 Newton on 1 meter length of the conductor placed at right angle to the field when a current of 1 ampere meter length of the conductor placed at right angle when a current of 1 ampere passes through the conductor, right? Thus 1 T, capital T is the symbol of Tesla, so 1 Tesla equals to 1 Newton per ampere per meter, right? So
अब हम जो है थोड़ा सा एंगल को डिस्कस करने लगे हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हमने डिफाइन कर लिया, अब हम एंगल की तरफ आते हैं। साइन अल्फा लिखा हुआ है। अगर आपको फर्स्ट ईयर याद हो तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जिसके अंदर साइन थीटा आता था, और हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट था। दूसरी बात कि ये आपके जहन में कैसे आएगा कि हमने इधर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है। मतलब एल जो है वो एक एल यानी कि लेंथ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। बी का आपको नहीं पता, बी फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि स्केलर है या वेक्टर है। तो ये आपके जहन में कैसे आएगा कि यहाँ पे हमने डेफिनेशन यूज करनी है वेक्टर प्रोडक्ट की। तो देखिए, जब हम शुरू किया था हमने ये, तो मैंने आपको बताया था, अगर आप ये वाली फिगर देखें, देखें यहाँ पे लिखा हुआ था कि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होगी दोनों के, लेंथ ऑफ रॉड के या रॉड के और मैग्नेटिक फील्ड के। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो रॉड है या उसकी जो लेंथ है उसकी डायरेक्शन मैटर कर रही है इन द सेम वे जिसे बी की डायरेक्शन मैटर कर रही है, ठीक है। बेसिकली अगर आप बी की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, लेंथ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो उससे भी आपकी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली लेंथ जो है हमने उसको एक डायरेक्शन असाइन की हुई है, उस डायरेक्शन की वजह से लेंथ अब स्केलर नहीं है बल्कि एज अ वेक्टर बिहेव करेगा। अगर आपको याद हो, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने एरिया जो कि एक स्केलर क्वांटिटी थी उसको वेक्टर बनाया था, क्योंकि उसमें डायरेक्शन मैटर कर रही थी। इन द सेम वे यहाँ पे हम लेंथ को चूंकि डायरेक्शन की ज़रूरत है, इस वजह से अब लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है बल्कि वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इस सिनेरियो के अंदर या इस इक्वेशन के अंदर दो वेक्टर्स हमारे पास मौजूद होंगे, एक एल होगा और एक बी होगा, ठीक है। जिसकी डायरेक्शन जो है वो मैटर कर रही है वो हमारे पास वेक्टर ट्रीट होंगे। तो अगर हम साइन अल्फा या साइन थीटा समझ लें, जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको इन दोनों वेक्टर्स के साथ कंबाइन कर लें तो आपके पास क्या डेफिनेशन बन जाती है, एल क्रॉस बी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना साइन थीटा के साथ, तो इस वजह से एल क्रॉस बी। जब आप इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, एल बी साइन थीटा। हाँ, साथ एक यूनिट वेक्टर जरूर आता है। वो यूनिट वेक्टर क्यों आएगा, क्योंकि वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है ना, ठीक है। तो जब आप फोर्स वेक्टर की बात करेंगे, फोर्स के वेक्टर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली डायरेक्शन भी साथ आएगी, ठीक है। तो फोर्स को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, आई एल क्रॉस बी। तो यही काम इन्होंने यहाँ किया हुआ है कि एफ को वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म निकाली हुई है एफ की, which is equal to I L cross B, where the vector L is the direction of current flow, ठीक है। वैसे तो L लेंथ है ना, तो हमने कहा कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। The magnitude of the vector IL cross B is ILB sin alpha, ठीक है, where alpha is the angle between vector L and vector B, ठीक है। इस तरह से हम फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो अब तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि फोर्स अप्लाई हो रही है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। फिर हमने उस फोर्स की इक्वेशन डराइव की, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। उसके बाद हमने बी को डिफाइन किया। बी को डिफाइन करने के बाद हमने एफ की वेक्टर फॉर्म लिखी, ठीक है। अब एक आखिरी चीज रह गई है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये तो हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला ना कि रॉड जो है राइट साइड पर मूव करेगा, लेकिन क्यों मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड पर कब मूव करेगा, ये अब हमने देखना है।
तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए एक रूल है हमारे पास, उसको भी हम राइट हैंड रूल का ही नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप नोट करें ये इक्वेशन देखें जरा फोर्स की, आई एल क्रॉस बी, तो अगर आपने एल क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी होती थी तो आप क्या करते थे, राइट हैंड रूल यूज करते थे ना। वही राइट हैंड रूल यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते थे, एक ऐसी प्लेन ड्रॉ करते थे जिसमें एल भी मौजूद हो और बी भी मौजूद हो, ठीक है। और उस प्लेन में आप क्या करते थे, फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करते थे सेकंड वेक्टर की तरफ, और थंब जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देता था, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है उसकी डायरेक्शन देता था। तो यहाँ एल क्रॉस बी आपको एफ दे रहा है, तो इस वजह से आप क्या करेंगे, जब एल को बी की तरफ रोटेट करेंगे तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। तो अगर आप पिछली वाली फिगर देखें, ये तो ये जो है ये आपकी डायरेक्शन है एल की, ठीक है, और ये जो है ये डायरेक्शन है बी की, ठीक है। तो अगर आप इसको रोटेट करवाएं, ये एल हो गया ये बी हो गया, तो एल को बी की तरफ रोटेट करवाएं तो देखें आपका थंब राइट साइड पर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो देखें, आप जब इसको रोटेट करवाएंगे तो आपका थंब किस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड पर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम बाय यूजिंग राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने का एक तरीका था। अच्छा, अब जरा थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि डायरेक्शन इस वजह से आती क्यों है। इसके लिए अगर आपको याद हो, एक हम नोटेशन यूज करते थे डॉट और क्रॉस की। डॉट अगर लगा हुआ है इसका मतलब है आउट ऑफ द पेज, क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब है इनटू द पेज, ठीक है। तो ये वाली फिगर जरा देखें, ये एक मैग्नेट लगा हुआ है जो उस एक्सटर्नल फील्ड को शो कर रहा है जो हमने उधर अप्लाई की हुई थी, ठीक है। दो केस की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नीचे है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने सिर्फ समझना है कि डायरेक्शन किस तरह से निकलती है। ये जो डॉट है, आप देखिए डॉट क्या था, आउट ऑफ द पेज। ये डॉट के बाहर जो सर्कल है ना, ये कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर का आपको सामने वाला हिस्सा दिखाया गया है, ठीक है, यानी कि आपको लेंथ नहीं नजर आ रही, उसका सामने से जो सर्कुलर पोर्शन होता है वो नजर आ रहा है, ठीक है। और डॉट बना हुआ है इसका मतलब है कि इससे बाहर की तरफ करंट आ रहा है, ठीक है। एक हो गई मैग्नेट, ये मैग्नेट हो गया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई जो डाउनवर्ड शो की गई है, ठीक है। और एक ये रॉड बना हुआ है, रॉड का सामने वाला व्यू है, ठीक है, वो उससे जो है करंट आउटसाइड आ रहा है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बताए, तो आप क्या करेंगे, थंब को आउटवर्ड करेंगे, वही राइट हैंड रूल जो हमने शुरू में पढ़ा था, थंब को आउटवर्ड करेंगे और फिंगर्स कर्ल करेंगी। तो देखें आपके फिंगर्स इस तरह रोटेट हो रही हैं जिस तरह ये सर्कुलर फॉर्म में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये वो मैग्नेटिक फील्ड आ गई जो करंट की वजह से जनरेट हो रही है। अब अगर आप नोट करें ये वाला पोर्शन, ये देखिए, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेट से आ रही है वो भी डाउनवर्ड है, और जो कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से चूंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एनहांस हो रही है, दोनों मर्ज होंगी एक ही डायरेक्शन में और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी, ठीक हो गया। अब हम आते हैं जरा राइट साइड पर, राइट साइड पर देखें। अच्छा, ये मुझे एक एरो नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा गलत लगा हुआ है, ये डाउनवर्ड ही बनेगा, ठीक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं राइट साइड पर, राइट साइड पर देखें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, लेकिन आज जब आप फिंगर कर्ल करते हुए राइट साइड पर आते हैं तो वो अपवर्ड हो जाती है। अब डाउनवर्ड अपवर्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, ठीक है। टोटल तो कैंसिलेशन नहीं होती, पूरी कैंसिलेशन नहीं होती, लेकिन अमाउंट कम हो जाती है। तो इस रीजन में राइट साइड पर आपके पास कम मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेफ्ट साइड पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और राइट साइड पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन है, ये इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाकर इसको वीक पोर्शन की तरफ मूव करवाता है। दिस इज व्हाई द कंडक्टर मूव्स इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो है
ये वजह होती है एक्चुअली। वैसे तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकाल ली थी ना, लेकिन उसके पीछे जो फिजिक्स है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड्स इस तरह से अलाइन हो रही होती हैं कि एक साइड पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक साइड पर कम मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होती है वो पुश करती है कंडक्टर को वीक फील्ड वाले रीजन की तरफ, और इस तरह से आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती, सॉरी फोर्स है, वो उस डायरेक्शन में लगती है जिस डायरेक्शन में वीक फोर्स होती है। ठीक है, तो ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है ये यही लिखी हुई है जो हमने अभी डिस्कस की है। तो इस तरह से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है।